नमस्कार साथियों, मैं हूं भारत सिंह मौर्य, ग्राम मसनी, जिला अलीराजपुर। साथियों, आज मैं आपको ऐसे शख्स से मिलाने जा रहा हूं जो भारत का सबसे गरीब जिला ही नहीं, एशिया का सबसे गरीब जिला और साक्षरता की दर से 31.3% और वर्तमान में भी आज की तारीख में 31.3% है। ऐसे गरीब ज़िले से निकल के इंदौर जैसी सिटी में एक बहुत ही बेहतर गरीब लोगों को कोचिंग के माध्यम से पढ़ा रहे हैं। ऐसे शख्स से आज आपको मैं मिलाने जा रहा हूं जो यहाँ पे उपस्थित है, गोपाल प्रजापत। मैं उनके बारे में बता देना चाहता हूं कि ये ऐसा शख्स है जो गरीब दबे कुचले बेरोजगार के साथ हर बार कदम से कदम मिला के चलते हैं और कोचिंग संस्था में गरीब छात्रों के पास पैसे नहीं रहते हैं तो पैसे दे के भी पढ़ाते हैं और निःशुल्क भी संस्था के माध्यम से पढ़ाते हैं। सर, मेरा सबसे पहले यह सवाल है कि आप एक ऐसे ज़िले से हो जो साक्षरता की दर से सबसे गरीब जिला है, पिछड़ा जिला है, गरीब है और एशिया में भी सबसे गरीब है। आप ऐसे ज़िले से निकल के आज आप इंदौर में पढ़ा रहे हैं, तो आपको कैसा लग रहा और एजुकेशन के बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखो, सबसे अच्छा प्रश्न आपका ये है कि मैं एक ऐसे ज़िले से बिलोंग करता हूँ। इनका ये कहना है कि एशिया में सबसे अशिक्षित जिला माना जाता। खैर, ऐसा होता नहीं है, बल्कि ये है कि शासन की कुछ योजनाएं अभी तक वहाँ पहुँची नहीं है, जिस कारण से हम पहले भी जो पढ़ते थे आज भी हम वही पढ़ते हैं कि किसी भी व्यक्ति को ये कहा जाता है कि सबसे अशिक्षित जिला कौन सा है तो जल्दी से नाम ले लिया जाता है कि ये वाला जिला है। तो उस ज़िले से आना, और ये एक हो सकता अपवाद हो सकता है, और मैं कोई इतना बड़ा टीचर हूँ नहीं जितना आपने मेरा इंट्रो करवाया, पर हाँ, मैं एक छोटा शिक्षक हूँ जो मैथ्स और रीजनिंग पढ़ाता हूँ स्टूडेंट को, और मेरा कोचिंग संस्थान है इंदौर शहर के अंदर न्यू अतुल्य एकेडमी के नाम से। तो सबसे पहले तो मैं आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप मेरे पास आए, और एक बहुत ही अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता है, क्योंकि इनकी छवि एक अलग प्रकार की है हमारे ज़िले के अंदर। तो ये मेरा सौभाग्य है कि आपसे मैं मिला हूँ और आप मेरे पास बात करने आए हो, क्योंकि सामाजिक कार्यकर्ता हैं और बहुत अच्छा काम करते रहते हैं। तो इसके लिए तो आपको मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप मेरे बारे में बहुत अच्छा विचार रखते हो। धन्यवाद भरत सर। धन्यवाद सर। सर, मेरा दूसरा सवाल है कि जैस संगठन एक सामाजिक संगठन है और बिरसा ब्रिगेड भी एक सामाजिक संगठन है। आप दोनों संगठन के बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखो, सामाजिक संगठन अगर एक नज़रिए से देखा जाए तो मेरी जो सोच है, जहाँ तक मैं सोचता हूँ और मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ वहाँ से मेरा ये मानना है कि जो दोनों संगठन है, आज देखो आज़ादी 1947 और 2021 लगभग 70 से 74 साल का अंतर है। जहाँ पर अभी तक उन आदिवासी और जनजाति क्षेत्र को एक पिछड़ा मान के छोड़ दिया जाता था, वहीं पर शिक्षित युवा बाहर आए, बिरसा ब्रिगेड और जय संगठन के माध्यम से आज आदिवासी क्षेत्र में जागरूकता का काम किया जा रहा है। आप देखोगे तो पहले ये होता था, साहूकारी नियम लगता था। जब से जय संगठन आया और बिरसा संगठन आया है, जिसा आप कह रहे हो उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, साहूकारिता को पूरी तरीके से निरस्त कर दिया गया और वहाँ पर जो किसान है उन किसान और आदिवासी की बातों को अब सुना जाता है। सरकार अब उनकी आदिवासियों की और जो जनजाति क्षेत्र हैं उनकी बातों को सुनता है। क्यों? क्योंकि एक संगठन है और ये सामाजिक संगठन इतनी अच्छी तरीके से बात रखता है कि सरकार को इन बातों को मानना पड़ता है। और इनकी जो पहले की जो पूर्व धारणाएं थी कि ये वाला क्षेत्र ऐसा है, इसको ये कर दो, वो कर दो, छेड़ दो, नहीं। पर अब क्या है, अब लोगों के अंदर एक जागरूकता आई है और ये जो सामाजिक संगठन आपने जो कहे हैं सर, वो बहुत सराहनीय काम कर रहे हैं, जिनका कोई सानी नहीं, जिनका कोई तोड़ नहीं है, क्योंकि निस्वार्थ भाव से की गई सेवा ही मानव सेवा है और ये मानव सेवा का काम कर रहे हैं, जहां तक मेरा सोचना है। सर जी, एक सवाल है जो आपको आश्चर्यचकित कर देगा। आप आदिवासी समाज से नहीं आते हैं, उसके बाद भी संगठन को
इतना क्यों मानते हैं, इतनी क्यों रुचि लेते हैं? देखो, ये आपने जो कहा मुझसे, इनका ये कहना है कि मैं आदिवासी समाज से नहीं आता हूँ, फिर भी मैं ऐसा क्यों सोचता। देखो, सबसे पहले होती है विचारधारा। विचारधारा सबसे पहले जाति धर्म में नहीं होती विचारधारा। अगर आप सोचो मैं आदिवासी हूँ, ये सिख है, ये जैन है, ये बौद्ध है, पारसी है, मुसलमान है, ऐसा नहीं। जब देश को आज़ाद होना था तो आप ये नहीं सोचोगे कि अब भगत सिंह को तो हम सिख बोल सकते, पंजाबी व्यक्ति अलग माना जा सकता था। अशफाकुल्लाह खां, बिस्मिल्लाह खां, आप सभी को जानते हो, सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद। जब देश को आजाद होना था तब किसी से जाति धर्म नहीं पूछी जाती थी। तो आज ये संगठन भी वही काम कर रहे हैं कि इसमें ये आप नाम के ऊपर मत जाओ कि हमने जयस लिख दिया, जय आदिवासी, आदिवासी है तो आदिवासी इसके अंदर काम करें, नहीं। ये एक विचार है, ये एक विचार है, तो ये इस विचार को समझना पड़ेगा। आप किसी भी जाति धर्म से संबंध रख सकते हो, पर उद्देश्य क्या है जयस का? एक सामाजिक काम करना। तो मेरा यह मानना है कि सामाजिक काम अगर आप किसी भी संगठन के होके करो, उससे क्या फर्क पड़ता? कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वही कहावत है ना, कि जाति ना पूछो साधु की, तो वही वाली बात है कि किसी की व्यक्ति की जाति से क्या मतलब है। एक सामाजिक काम कर रहे हैं, तो मेरा यह मानना है कि जाति धर्म एक अलग होता है, पर एक समाज का काम जब हम किया जाता है तब ऐसे प्रश्न हमारे बीच में नहीं उठना चाहिए। और मैं इससे पहले भी, मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि तेरा क्या जा रहा है, तू क्यों बोलता रहता, तो मैं कहता एक विचार होता है, एक विचार है। ये विचार एक बिरसा मुंडा है, ये विचार एक टांट्या मामा है, ये विचार एक भीमा नायक है, ये इन योद्धाओं की एक कहानी है। अगर इनके नाम से संगठन बनता है तो बिल्कुल मेरा समर्थन है, मैं हमेशा समर्थन करता रहूंगा। मुझे तो ऐसी कोई बुराई नजर नहीं आती है कि जिससे मैं पीछे हट जाऊं। और एक बात आपने कही, देखो मैं आपसे कह रहा हूं कि दूसरी जाति का होना कोई मायने नहीं रखता। विचार, जो जयस के विचार है वो हमारे भी विचार है, जो बिरसा के विचार है हमारे विचार, तो विचारों के जहां मिलन होगा वहीं बात बनेगी। सर, मेरा ये मानना होता है। सर जी, जयस संगठन को लेकर कई सालों से सोशल मीडिया में ये अफवाह चल रही है कि जयस संगठन एक राजनीतिक संगठन है, तो आप इनके ऊपर क्या कहना चाहते हैं? देखो, सबसे पहली बात तो ये कि इन्होंने ये कहा कि जयस संगठन एक राजनीतिक संगठन है। आप मुझे ये बताओ, जयस नाम की कौन सी पार्टी है? मैंने तो आज तक नहीं देखी कि जयस नाम की पार्टी हो। पार्टी मतलब एक आपका भाई अलग झंडा होना, जैसे आपने देखा बीजेपी का फूल बना रहता है, कांग्रेस का हाथ बना रहता है। मुझे ये बताओ, जयस अगर मान लो राजनीतिक पार्टी है तो आप मुझे बताओ उसका चुनाव चिन्ह कौन सा है? अगर राजनीतिक पार्टी है तो चुनाव चिन्ह बताओ कौन सा है? सीधी सी जनजाति है सर, कि अपना एक पारंपरिक परिवेश में रहता है, अपना एक लुंगी रहता है, टावेल रहता है और बनियान पहन के खेत में किसान दिन भर काम करता है। ये इनका परिवेश है। और मुझे तो नहीं लगता राजनीतिक पार्टी है। ये हो सकता कुछ लोगों ने कहा होगा राजनीतिक पार्टी। राजनीतिक, देखो, एक सामाजिक कार्य अलग है, राजनीतिक कार्य अलग है। अगर समाज जब बहुत अच्छा काम कर लेता है तो उसे तोड़ने के लिए उसके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा सकते हैं। तो बस यही होगा कि उसी का ये आरोप प्रत्यारोप है जो चल रहा होगा, मेरा ये मानना है जी। सर, बक्साहा छतरपुर के जंगल को उजाड़ रहे हैं और हजारों आदिवासियों को बेघर कर रहे हैं, आप उनके ऊपर क्या कहना चाहते हैं? देखो, पहली बात तो ये है कि जहां पर हम वन लगाने की बात करते हैं, जैसे बक्सवा आपने छतरपुर वाला जो मुद्दा कहा है, ये काफ़ी सेंसिटिव मुद्दा है कि अभी आप देखोगे तो बक्सवा में लगभग 2.5 लाख पेड़ पौधों को काटा जाएगा। और वहाँ पे 2.5 लाख पेड़ पौधों को काटा जाएगा, ये एक कंपनी को ठेका दे दिया गया है कि 2.5 लाख पेड़ पौधों काट के वहाँ से हीरे निकाले जाएंगे। तो प्रश्न चिन्ह ये उठता है कि एक मुट्ठी हीरे के लिए क्या हम 2.5 लाख पेड़ों का बलिदान कर सकते हैं? अगर पेड़ काटे जाएंगे तो सर हमारे पर्यावरण को सबसे बड़ी क्षति होगी। आप इस बात को समझिए। अब क्षति के तौर पे कैसे होगी? वहाँ पे जंगली जानवर होते हैं, जीव जंतु, भेड़ बकरी, सब चीज़ें वहाँ पे रहती हैं, उनका जीवन अस्त व्यस्त होगा। अगर मान लो इंसान को तकलीफ हुई तो इंसान को तो प्रतिस्थापित किया जा सकता है। वहाँ पे जो निवास करने वाला एक पर्टिकुलर एरिया जहाँ पर जंगली जीव वगैरह रहते हैं, उनका जीवन तो खतरे में ना। और एक मानवता के नाते हमें ये सोचना पड़ेगा कि हमें हीरे जवाहरात की ज़रूरत नहीं, हमें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो आज के समय में ज़रूरत है पेड़ पौधों की, हरियाली की। नहीं तो फिर आप मुझे बताओ कि 5 जून को जब पर्यावरण दिवस होता है तो हर नेता पेड़ लगाने का नाटक क्यों करता, जब पेड़ काटना ही है
भाई जब हम एक पेड़ लगाते और उसके बदले हम अभी देखो 2 से 2.5 लाख पेड़ काट रहे, तो या तो वो नाटक करना बंद करे कि पेड़ लगाओ पेड़ लगाओ। अगर भाई इतना ही अगर सोचते और समझते तो मेरा ये मानना था कि ये लोग पेड़ों को बलिदान नहीं करते। तो इसलिए वहां पर जो घटना घटने वाली है वो बहुत गलत है। और मैं अपने पर्सनली तौर पर बक्सवा के मुद्दे पर वहां की जो जनजाति है मैं उनका पूरा समर्थन करता हूं कि बक्सवा में जो पेड़ों को काटा जा रहा है वो अन्याय हम नहीं सहेंगे। ये मेरा व्यक्तिगत विचार है सर। सर जी, भारत देश में ऐसे बहुत सारे क्रांतिकारी हैं जो प्रशासन, राजनीतिक पार्टी बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं और हर सरकारी कार्यालय में, स्कूलों में उनकी फ़ोटो लगाई जाती है। लेकिन आदिवासी के क्रांतिकारी के फ़ोटो ना तो स्कूल में लगते हैं, ना ही किसी सरकारी कार्यालय में लगते हैं, और ना ही प्रशासन और राजनीतिक पार्टी आदिवासी क्रांतिकारी की जयंती मनाते हैं, और ना ही आदिवासी समाज को मनाने देते हैं और लगातार विरोध करते हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? देखो ये है कि ये हो सकता है कि आपका इतना अच्छा क्वेश्चन है, शायद कोई अच्छा बड़ा से बड़ा व्यक्ति भी इसको आंसर देने में थोड़ा सा महसूस करेगा कि यार ये क्वेश्चन आया कैसे। आपने मुझे सडनली पूछा कि आदिवासियों के ऊपर कोई उत्सव या त्यौहार क्यों नहीं मनाया जाता। तो अब आप मेरी बात सुनो, कितने साल कहा मैंने, 73 से 74 साल हो चुके हम आज़ाद हुए। ये लोग ये चाहते हैं कि कल भी आदिवासी जो लुंगी में रहता था, जिस परिवेश में रहता था, आज भी वैसा ही रहे। कल भी मजदूरी करता था, वो चाहते हैं कि आज भी वो मजदूरी करे। और आज भी उनके क्रांतिकारियों की गाथाओं को सुनाया नहीं जाता है, इसलिए इन्हें दफनाया जा रहा है, इनके विचारों को दबाया जा रहा है। आज आप देखो, आज संगठन बने इनके विचारों से बने। आप टांटिया मामा को देखिए, आप बिरसा मुंडा को देखिए, जो 25 साल की उम्र में देश के लिए शहीद हुए। आज से मैं कितने ही कई साल पहले की बात कर रहा हूं। ये क्या था? एक विचार था। टांटिया मामा क्या एक विचार है, जो अंग्रेजों से एक लोहा लेते रहे, लड़ते रहे। बिरसा मुंडा क्या एक विचार है। तो ये विचारों को फिर से जिंदा नहीं होने देना चाहते, इसलिए ये लोग क्या करते हैं कि क्रांतिकारियों के जो जन्म दिवस है और जो उनकी उपलब्धि है उनके ऊपर बखान या कोई कार्यक्रम नहीं करना चाहते हैं। आज हमारे स्कूल की ये दुर्दशा है कि चंद्रशेखर आजाद जैसा शहीद आज ये दिखाया जाता है, हाथ में पिस्तौल लिए खड़ा है। ये क्या है? एक समाज को ये दिखाना चाहते हैं और आने वाली पीढ़ी को ये दिखाना चाहते हैं कि देखो चंद्रशेखर आजाद कितना गंदा था, हाथ में बंदूक थी। तो ये है कि एक समाज में गलत मैसेज जा रहा है। पर मेरा यही कहना है, यही मानना है कि सभी एक भी अगर देश के लिए शहीद हुआ तो वो शहीद है। जिस तरीके से हर शहीद को स्थान मिला है, मेरा ये मानना है इन्हें भी वही दर्जा मिलना चाहिए सर। जी सर, मेरा आखिरी सवाल है। सर जी, लॉकडाउन में छात्रों का बहुत नुकसान हुआ है। एक तरफ से सरकार ये कह रही थी कि हर घर में शिक्षा, और आज की तारीख में देखा जाए तो सरकारी स्कूल में